Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to continue with the topic of bioinorganic chemistry. From this topic, we are going to discuss an important part which includes the biological role of alkali and alkaline earth metals. ऐसे कुछ एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में और बाकी बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, ये एल्कली मेटल्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं. इसी तरह से मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं. ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड अगर हम एक पर्टिकुलरली देखें कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो जो पोटेशियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं ये जनरली सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज सोडियम एंड कैल्शियम आर कॉन्सेंट्रेटेड जनरली आउटसाइड द सेल्स. ठीक है जी. अगर सोडियम एंड पोटेशियम के अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट में. ठीक है, कैसे वो देखते हैं. अगर सोडियम आयंस के रोल की बात करें तो ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है जी, थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन्स. ऑल्सो sodium ions help in the activation of certain enzymes, and also the sodium ions are an important component of blood plasma. अगर पोटेशियम आयंस की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं, और ऑल्सो कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो ये हो गया इनके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. अगर हम डिस्कस करें बायोलॉजिकल रोल का जो इम्पॉर्टेंट एंड सबसे मेन एस्पेक्ट है, दैट इज सोडियम पोटेशियम पंप, यानी कि अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन सोडियम और पोटेशियम का कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पर. सो उसको समझने की कोशिश करते हैं. देखो होता क्या है, जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें मोस्टली एनिमल सेल्स में पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.15 मोलर. एंड सोडियम आयंस की बात करें तो सेल के अंदर सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है. फॉर एग्जांपल इट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.01 मोलर. ये हो गया सेल के अंदर की बात. अगर आउटसाइड द सेल कंपैरिजन करें तो आउटसाइड द सेल जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो हाई होती है, अप्रॉक्सीमेटली 0.15 मोलर, बट जो पोटेशियम आयंस होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत ज़्यादा लो होती है. सो एक जनरल क्राइटेरिया हो गया कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा प्रेजेंट है. सेल के अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा प्रेजेंट है, सोडियम आयन कम. सेल के बाहर जो फ्लूइड्स हैं उसमें पोटेशियम आयंस कम प्रेजेंट है और सोडियम आयंस ज़्यादा प्रेजेंट है. सो ये अब ये ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, अब देखो क्योंकि अंदर और बाहर इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, सो कॉन्सेंट्रेशन में एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. इसी डिफरेंस हम कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया है, सो टू बैलेंस दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस अकर्स इनटू द सेल. ये फेवरेबल होता है कि सोडियम आयंस अंदर जाते हैं सेल में. अब हमें पता है कि सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर तो कम होता है, सेल के बाहर ज़्यादा अच्छा होता है. सो इसी वजह से जब सोडियम आयन अंदर चले जाते हैं उसके बाद उनको बाहर पंप आउट करना भी ज़रूरी है. ठीक है जी, उसको बैलेंस करने के लिए. सो ये ट्रांसपोर्ट कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग. नाउ दिस ट्रांसफर ऑफ आयंस अक्रॉस द सेल कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग सोडियम पंप और what we shall call as sodium potassium pump. अब सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू आयंस का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है वो देखते हैं. देखो सोडियम और पोटेशियम आयंस को सेल के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कम करने के लिए भी हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी. भाई हमने बोला कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सोडियम आयन का भी हो रहा है, पोटेशियम आयन का भी हो रहा है, बट ये ट्रांसपोर्ट हो कैसे पा रहा है, खुद तो नहीं होगा. इसमें हमें कोई सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होगी. सो वो एनर्जी मिलती कहाँ से है, जो इस ट्रांसपोर्ट को हेल्प करने में और सोडियम पोटेशियम पंप को वर्क करने में हेल्प करती है. सो अगर इस एनर्जी सोर्स की बात करें, ये आती है फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एटीपी. एटीपी क्या होता है, हमने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो जब इन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोलाइसिस होता है तब एनर्जी रिलीज होती है. यही एनर्जी यूज होती है इन आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए. ठीक है जी. ना
It was found out that each ATP molecule on hydrolysis to ATP transports 3 sodium ions out of the cell and 2 potassium ions into the cell. This line is very very important. देखो, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंटली रिसर्च करके देखा तो ये कंक्लूजन निकला कि भाई एटीपी मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस होगा, एटीपी से एडीपी बन जाएगा, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बन जाएगा, एडोनोसिन डाइफॉस्फेट. इसी प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी से ट्रांसपोर्ट होगा इसका. क्या ट्रांसपोर्ट होगा? 3 सोडियम आयंस सेल के अंदर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयंस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस बाहर आएंगे. इसमें इन्वॉल्व रिएक्शन हम देखते हैं. इसमें आपको याद रखना है 3 सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल एंड 2 पोटेशियम आयन इनटू द सेल. आप इसको रिएक्शन से भी देख सकते हैं. देखो, पहले हमने ATP4- यानी कि एटीपी मॉलिक्यूल लिया, उसको वाटर के साथ रिएक्शन करा, हाइड्रोलाइसिस. तो देखो, जो पहले 3Na+ इनसाइड थे और 2K+ आउटसाइड थे, उनका इंटरचेंज हो गया. एटीपी से एडीपी फॉर्म हो गया, साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हुआ H2PO4-, और जो 3Na+, 3 सोडियम के आयंस अंदर थे वो बाहर आ गए. दोज गॉट इनसाइड से आउटसाइड ऑफ द सेल. सिमिलरली 2 पोटेशियम आयंस जो रिएक्शन के पहले आउटसाइड थे, दोज गोज इनसाइड द सेल. ठीक है जी, ये हो गया आपका रिएक्शन जो अकर होता है ऑन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी. सो हमें सोर्स पता लग गया, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो पता लग गया, कितना ट्रांसपोर्ट होता है वो पता लग गया. अब एक चीज़ जो इसमें नोटिस करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि देखो, अंदर तो गए 2 पोटेशियम और बाहर आए 3 सोडियम. दैट मीन्स कि 2+ चार्ज अंदर गया बट 3+ चार्ज बाहर आया. दैट मीन्स 1+ चार्ज एक्स्ट्रा भी तो बाहर आया, न्यूट्रलाइज तो नहीं हुआ. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूट्रल तो नहीं बोल सकते कि इक्वल चार्ज अंदर गया और इक्वल बाहर आया. नेट रिजल्ट ये हुआ दैट 1 पॉजिटिव चार्ज मूव्स आउटसाइड पर साइकिल. यानी कि जब भी ट्रांसपोर्ट होगा, जब भी एक साइकिल कंप्लीट होगा इस ट्रांसपोर्ट का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सो 1+ चार्ज विल बी ट्रांसपोर्टेड एक्स्ट्रा आउटसाइड द सेल. इसी की वजह से हम इस पंप को न्यूट्रल इन नेचर नहीं बोल सकते, बल्कि हम बोलते हैं सोडियम पंप इज इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर, दैट इज चार्ज्ड. ये आपके एग्जाम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दैट व्हाई सोडियम पंप इज इलेक्ट्रोजेनिक इन नेचर. सो उसको आई थिंक अब आप एक्सप्लेन कर पाओगे. ठीक है जी. देखो, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की कि ये सब रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी मिल रही है मॉलिक्यूल्स के ब्रेक होने पे, हाइड्रोलाइसिस होने पे, देन इनर एंड आउटसाइड ये ट्रांसफ़र हो रहा है आयंस का. बट मैकेनिज्म क्या फॉलो कर रहा है, मैकेनिज्म कैसे देखेंगे. सो जब इसके मैकेनिज्म पे बहुत सारी स्टडी की गई तो ये पता लगा कि इसका जो मैकेनिज्म होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड इट इज़ ऑब्वियसली वेरी नॉट ईजी, क्योंकि हम एक सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब स्टडी कर रहे हैं. सो इट्स मैकेनिज्म वाज फाउंड टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट फिर भी एक उसका जनरल बेसिक मैकेनिज्म डेवलप किया गया जिसके थ्रू हम एक ओवरऑल समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा. सो देखो, जो सोडियम पंप वर्क कर रहा है जिस मेम्ब्रेन के थ्रू, उन मेम्ब्रेन में देखा गया कि एक एंजाइम पाया जाता है एटीपेस. ठीक है, यही हेल्प करता है सोडियम पंप को फंक्शन करने में एंड इसका रोल हम मैकेनिज्म में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. देखो, मैकेनिज्म में आप फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है. तो फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, जो हमारा एंजाइम है सोडियम पोटेशियम एटीपेस, ठीक है, Na+K+ एटीपेस, ये एंजाइम फॉस्फोराइलेशन हो जाता है इस एंजाइम का बिकॉज ऑफ एटीपी. जब ये एंजाइम एटीपी की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता है तो जैसे कि अब हमने डिस्कस किया, एटीपी मॉलिक्यूल तो हाइड्रोलाइज होके एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है एंड साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप भी फॉर्म होता है. सो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, यही फॉस्फेट ग्रुप इस एटीपेज एंजाइम से जाके जुड़ जाता है. सो जैसे कि आप फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में देख सकते हो, एंजाइम E प्लस एटीपी मॉलिक्यूल्स कंबाइंस reacts in the presence of Na+ and Mg2+ ions and forms an intermediate EP, यानी कि enzyme which is bonded to a phosphate group plus ADP, adenosine triphosphate is formed. This is the first step of the mechanism. Second step की बात करें, the phosphorylated intermediate EP, यानी कि जो first step में intermediate बना था EP, that is hydrolyzed एंड गेट्स डीफॉस्फोराइलेटेड, यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, ये अलग वापस ब्रेक हो जाता है, एंजाइम इसमें से निकल जाएगा एंड इसका डीफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा.
डिफॉस्फोरेशन का मतलब यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप था वो एंजाइम से सेपरेट आउट हो जाएगा एंड इसमें जो रिएक्शन होता है दैट अकर्स in the presence of potassium ions. So आप इसकी रिएक्शन देख सकते हो EP that is enzyme and phosphate group combined forming an intermediate is hydrolyzed in the presence of potassium ions to give enzyme E plus HPO4 minus group. This step is called dephosphorylation. Now the energy released in this whole process helps in the transport of these ions that is sodium and potassium ions. This is the complete एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप. ठीक है जी. नाउ अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि देखो हर साइकिल में क्या हो रहा था, 3 सोडियम आयंस मेम्ब्रेन से बाहर पंप आउट हो रहे थे एंड 2 पोटेशियम आयंस सेल के अंदर पंप्ड अप हो रहे थे. 3 सोडियम आयन बाहर आए, 2 पोटेशियम आयन अंदर गए. ठीक है. और हमने क्या देखा कि बाहर तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली एक चार्ज एक्स्ट्रा प्लस बाहर आ रहा है, सो बाहर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहा और अंदर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहा. सो बेसिकली क्या कंक्लूजन निकला दैट एक्सटीरियर ऑफ द सेल एक्वायर्ड एक्सेस पॉजिटिव चार्ज वेयर एज इनसाइड ऑफ द सेल एक्वायर्ड एक्सेस नेगेटिव चार्ज. इसी चार्ज जनरेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है, यानी कि सेल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया. इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यही हेल्प करता है जो हमारी बॉडी में या अलग बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, एनिमल्स की बॉडी में जो नर्व सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है वो इसी सरफेस पे होता है एंड इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्रिएट होने की वजह से हो पाता है. सो दिस इज एन ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप. With this, sodium potassium pump is complete. To sum up, we can understand that sodium, potassium are very important ions in our biological system. ठीक है जी. And we must understand how these are transported inside and outside of the cell membrane. Outside the cell membrane, if we talk, sodium concentration is high, potassium concentration is low. Inside the cell membrane, potassium concentration is high whereas sodium concentration is low. To balance that, transport of sodium and potassium keeps on working in a cycle, and this transfer of ions across the cell is explained by the sodium potassium pump. The energy required to work for this sodium potassium pump comes from the hydrolysis of energy rich molecules ATP. The ATP molecules are hydrolyzed to form ADP and the energy released is used in the working of the sodium potassium pump, that is transport of 3 sodium ions outside the cell and 2 potassium ions inside the cell. This transfer of electrons makes the sodium pump electrogenic in nature and excess positive charge is accumulated outside the surface, whereas excess negative charge is accumulated inside the cell membrane surface, due to which transmission of nerve cells impulses becomes favorable. So this is the complete application of sodium potassium pump. If you have any doubt in any topic, please mention it in the comment section, and if you found the video as useful, please give it a like. Thank you.